हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। और ये आपका चैनल है जिसमें आपको हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक दिए जाएंगे। ये चैनल आपको खासकर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। अगर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में हिंदी आता है तो उससे संबंधित सारे जो आपके वो क्या कहते हैं, अगर आपके उसमें संधि है, अलंकार है, मतलब व्याकरण से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक आपके इस कंपटीशन में आता है तो सब कुछ यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा और उसको आसानी से याद करने और समझने का तरीका भी इसमें आपको बताया जाएगा। तो ये आपका चैनल है हिंदोदय, इसमें आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे संधि के बारे में, ठीक है, कि संधि किसे कहते हैं। संधि आपको बताएं कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब शब्द नहीं कह सकते हैं आप, शब्दांश कह सकते हैं, जो सम प्लस धी। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्लस धी, यानी कि क्या है ये संधि, ठीक है। संधि यानी सम प्लस धी। सम जो है वह उपसर्ग है और धी इसका मूल शब्द है। इन दोनों के मेल को संधि कहते हैं और संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी परिभाषा भी दी हुई है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के, आप ये मत समझिएगा कि दो शब्दों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आप सिंपल सा आप जानते हैं विद्या, विद्या प्लस आलय, तो आप ये जानते ही हैं कि विद्यालय आलय, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ की मात्रा है और यहाँ पर आ है, दोनों मिलकर बनाते हैं संधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल और इसके दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। और एक शब्द को दो खंडों में करना संधि विच्छेद है। एक शब्द को दो खंडों में करना संधि विच्छेद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। आशा है कि आपको संधि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संधि के भेद की तरफ कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि संधि के तीन भेद यहाँ दिए हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, क्योंकि जो स्वर संधि है उसको हम आसानी से जानते हैं और उसके 5 भेद होते हैं, इसलिए हम समझ जाते हैं कि जो संधि है उसके 5 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, संधि के 3 ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर का, व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग में व्यंजन स्वर का, व्यंजन और विसर्ग व्यंजन का मेल होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किसे कहते हैं। अब हम लोग पहले चलते हैं स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए आपका पहला टॉपिक है वो है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के भेद हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इसके पहले हमने जो विद्या प्लस आलय का एग्जाम्पल दिया था वह भी आपका स्वर संधि का ही एक उदाहरण था। अब हम लोग पहले इसमें पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। आपको पहले बता दें कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं जो 5 होते हैं। उन पांचों के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उदाहरण के साथ हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है दीर्घ संधि। और आपको एक बात और बता दें, इसको आसानी से समझें हम कैसे, इसके सूत्र के द्वारा हम इसको बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। हमें इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता और वह पूरी तरह से सही होता है। जिस तरह मैथ में हम लगाते हुए उसके सूत्र को याद रखते हैं तो हमारा मैथ का जो आंसर है वह गलत नहीं होता है, उसी तरह आपका यह भी
गलत नहीं होता है। ठीक है, इसके अगर हम सूत्रों को याद रखें। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में फ्रेंड्स देखिए, आप पहले अ लिखा है, यानी अ का मेल अगर होता है तब भी आपका दीर्घ संधि होता है। और आ का मेल होता है तब भी दीर्घ संधि होता है। आ का मेल होता है तब भी दीर्घ संधि होता है। और आ का मेल होता है तब भी दीर्घ संधि होता है। और यहाँ पर हो जाता है आपका आ। क्या हो जाता है? आ। यानी यानी कि जो आपका दीर्घ संधि है यह अपने ही समान स्वर से मेल करता है। यानी देखिए, यहाँ पर अ है तो अ से ही मेल करेगा या तो आ से मेल करेगा। यानी वह सजातीय वर्णों से ही मेल करता है। सजातीय वर्ण का मतलब होता है अपने समान दूसरे वर्ण के साथ ही उसका मेल होता है, तब वह बनता है दीर्घ संधि। तो छोटा आ मिलेगा तब भी आपका बनेगा बड़ा आ। बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा। यानी कि ये अगर वह सजातीय वर्ण से या सजातीय स्वर से मिल रहा है तो वह आपका दीर्घ संधि है। अब इसी तरह आपका ई का भी उदाहरण है, देख लीजिए यहाँ पे छोटी ई मिल रहा है तब भी आपकी बनेगी बड़ी ई। क्या बनेगी? बड़ी ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बन रही है बड़ी ई। यानी छोटी ई मिलेगी तब भी आपकी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई मिलेगी। एक छोटी दूसरी बड़ी ई मिलेगी तब भी आपकी बड़ी ई बने। यानी कि वह अपने सजातीय वर्ण से सजातीय स्वर से मिल रहा है तो आपका वो दीर्घ संधि होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है आपका ऊ का। जैसे आ का है, ई का है, वैसे ही ऊ का भी है। यदि छोटा ऊ मिल रहा है तब भी वो बनेगा बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यदि बड़ा ऊ मिल रहा है तब भी वो बनेगा बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ संधि क्या कहता है? इसका सूत्र है कि यदि वह अपने सजातीय स्वर से मिलता है तो वह अपना दीर्घ रूप बना लेता है। तो इस तरह ये आपके जो सूत्र हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके दीर्घ संधि पहचानने में या उसका विच्छेद करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब उदाहरण जैसे हम लोग देख लेते हैं, विद्या प्लस आलय विद्यालय, आपने अभी सुना है। उसके बाद है आपका ई का देख लेते हैं, जैसे रमा प्लस सॉरी, जैसे आपका ई का है तो रवि प्लस इंद्र, तो क्या होगा? रविंद्र। उसके बाद है आपका गिरि प्लस ईश, तो हो जाएगा गिरीश। इस तरह आपका जो संधि है वह अपने सजातीय स्वर से मिलता है तो दीर्घ संधि बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ है देव प्लस आलय देवालय। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अ है आपका और यहाँ पे आ है, दोनों मिलकर आ बन गया। यानी कि वो क्या किया? अ और आ मिलकर आ बन गया। यानी कि दोनों सजातीय वर्ण थे और दोनों एक साथ मिले हैं तो वो अपना दीर्घ रूप यानी बड़ा रूप धारण कर लिया है। तो ये आपका दीर्घ संधि हो गया। उसी तरह इसमें है ई का। ई में छोटी ई और बड़ी ई मिल रहा है तो बड़ी ई बन जा रहा है। देखिए, वारी प्लस ईस वारिस। ठीक है, इस तरह वो बन जाता है बड़ी ई। अगर आपको देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे है रजनी प्लस ईस तो रजनीश हो गया। ठीक है, उसके बाद है उ का, जैसे लघु प्लस उर्मी, तो क्या हो गया? लघुर्मी। यानी छोटा और बड़ा उ मिलकर क्या बन गया? बड़ा उ मिल गया। इस तरह ये आपका जो होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या करता है कि अपने सजातीय वर्ण के साथ यदि मिलता है तो अपना वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। इस तरह ये आपका दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं गुण संधि की तरफ। ये देखिए आपका गुण संधि है। गुण संधि क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसके स्थान पर हो जाता है ए, और अ या आ के बाद उ आता है तो वहाँ हो जाता है ओ, अ या आ के बाद री आता है तो वहाँ हो जाता है अर। ये आपका गुण संधि का सूत्र है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो गुण संधि में कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने और उसको विच्छेद करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के रूप में भी देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या कहता है।
इसमें आपको ये ध्यान रखना है अ या आ के बाद, यानी छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है, ऊ आता है तो ओ हो जाता है, री आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए जैसे गुण संधि का अभी हम लोगों को बात करना था गुण संधि पे, और गुण संधि के उदाहरण हम लोग को समझना था। गुण संधि है नर प्लस ईस, यानी कि आपको क्या बताया गया, यदि अ या आ के बाद ई आता है तो ए में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए आप नर है यानी र में अ है, क्योंकि वहाँ हलंत नहीं है तो अ है, क्योंकि हर व्यंजन में अ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अ है और ई मिलकर क्या बना है ए, यानी ये बन गया है नरेश, ए की मात्रा हो गई है। और आपका दूसरा है जैसे आ मिलकर और ऊ मिलकर यहाँ पर बना है ओ, यानी अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वहाँ पर ओ हो जाता है। उसी तरह आपका अर भी है, जैसे देव के यानी कि अ या आ के बाद यदि आपका री सी आता है, री आता है तो वहाँ पर अर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ अ आया है और यहाँ री आया है, तो दोनों मिलकर अर बन गए हैं देवर्षि। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, केवल आपको इनके सूत्रों को याद रखना है। सूत्रों के माध्यम से आपको संधि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब तीसरे उसके भेद की तरफ, और तीसरा भेद है आपका वृद्ध संधि। ठीक है, वृद्धि संधि की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का भी एक सूत्र है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और इसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा वृद्धि संधि भी हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है, यदि अ या आ के बाद ये या ऐ आता है तो उसके स्थान पर ऐ हो जाता है। यहाँ पे आपको दीर्घ संधि जैसा ही वो मिल रहा है, लेकिन इसमें समान वर्ण नहीं बल्कि असमान वर्ण मिल रहे हैं। अ मिल रहा है और ए मिल रहा है, तब वहाँ पर ए हो रहा है। और यहाँ पर आपका है आ, और आ के बाद यदि ओ मिलता है या औ मिलता है तो वो हो जाता है औ। ठीक है, उदाहरण से अभी हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे। इसमें इसको समझने में या फिर कभी भविष्य में हमें विच्छेद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जैसे है सदा, आप लिख रहे हैं यहाँ सदा प्लस एव। ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा आपका सदैव। क्या होगा फ्रेंड्स, सदैव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, आ मिला है और ए मिला है, तो किस में बदला है, वो ऐ में बदला है। तो इस तरह ये आपका मात्रा ऐ का है, सदैव। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। आपका दूसरा एग्जाम्पल है जैसे अ या आ मिलकर क्या अ या ओ या औ मिलता है तो क्या बनता है, औ बनता है। जैसे महा, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, महौषध, महौषध। ठीक है, ये आपका बन जाएगा महौषध। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपका ये जो वृद्धि संधि है वो क्या करता है, दोनों अगर मतलब विजातीय हैं, दोनों सजातीय नहीं हैं। यहाँ पे देखेंगे आप अ है और यहाँ ए है या ऐ है तो मिलकर बना है ऐ, और यहाँ पर अ या आ है तो ओ और औ से मिलेगा तो मिलकर बनेगा औ। यह इसका सूत्र है, इसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको वृद्धि संधि भी पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग चलते हैं अब यड़ संधि की तरफ। अब आपको यड़ संधि समझने के लिए बहुत ही आराम से समझना होगा कि यड़ संधि क्या कहता है, इसका क्या नियम है। ये कह रहा है कि यदि ई या ई आए उसके बाद असमान स्वर, यानी कि दूसरा कोई स्वर आए तो उसके बाद आपका उसके स्थान पर क्या हो जाता है, य या आ हो जाता है। यदि आपका आता है ई और उसके बाद यदि आपका मिल जाता है अ तो वो मिलकर बना देता है य, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यदि है ई, मान लीजिए ई है और आ से मिलता है तो ये मिलकर बना देता है या,
इसको आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपका कोई परेशानी समझने में नहीं होती है। इसी तरह ई के बाद यदि ए आए तो वो मिलकर बना देता है ए, ये वाला। ऐ आए तो मिलकर बना देता है ऐ, ऐसे वाला, ठीक है। ऊ आए तो यू बना देता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओ आए तो यो बना देता है, यो बना देता है। इस तरह ये आपका यड़ संधि है। यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई की जगह यह होता है और जो वर्ण आ रहा है वह उस पर मात्रा के रूप में बदल जाता है। उसी तरह ऊ के स्थान पर व होता है, ऊ के स्थान पर व होता है। आप यहाँ देखेंगे कि ऊ के स्थान पर व हो रहा है। क्या हो रहा है? व। यहाँ पर आपका ऊ के स्थान पर व हो रहा है। आ मिल रहा तो वा हो जा रहा है, ए मिल रहा तो वे हो जा रहा है, ऐ मिल रहा तो वह हो जा रहा है, ओ मिलेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये यड़ संधि थोड़ा सा बस इसमें वो है कि आप इसको ध्यान रखेंगे। ई का य होता है, ऊ का व होता है, री का त्र होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए यहाँ पे प्रति प्लस एक, यानी कि जो ई है वो ए से मिल रहा है तो ये किस में बदल रहा है? इस रूप में बदल रहा है। आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं कि ये किस तरह बदल रहा है। उसी तरह आपका है यदि प्लस अपि तो क्या हो जाएगा? यद्यपि। प्रति प्लस उपकार तो क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। यानी कि ई जो है वो य बन रहा है, ई बराबर आपका हो रहा है य, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि कोई भी वो बन रहा है, जैसे आपका ऊ लग रहा है तो उस पर इसकी मात्रा लग जाएगी, ए बन रहा है तो इसकी मात्रा लग जाएगी। इस तरह ऊ बराबर होता है आपका व, ठीक है, और री बराबर होता है त्र। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जैसे सु प्लस आगत है तो क्या हो जाएगा? स्वागत। सु प्लस आगत है तो क्या हो जाएगा? स्वागत। उसके बाद है आपका री वाला देख लेते हैं हम लोग। जैसे पितृ प्लस आज्ञा है तो हो जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यड़ संधि किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाया जाए, तो हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे और सरल तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अयादि संधि की तरफ। अयादि संधि में आप देख रहे हैं यहाँ पे है अयादि संधि। ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का है अय हो जाता है और ऐ का है आय हो जाता है। उसी तरह ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ने प्लस अक, ने प्लस अक, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ने प्लस अक, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ने प्लस अक नायक, ठीक है। अगर ने है, यहाँ पे ऐ की मात्रा है तो ये क्या हो रहा है? आय हो रहा है। ए की मात्रा होती तो अय होता, जैसे ने प्लस अन है तो नयन हो जाएगा। उसी तरह आपका ओ के साथ भी है, यदि ओ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो ओ का अब हो जाता है, औ होता है तो उसका आव हो जाता है। जिस तरह आपका है कि ओ, जैसे पो प्लस अन तो क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, पवन। और उसी का हो जाएगा अगर यदि आप लिखते हैं प प्लस अन तो हो जाएगा पामन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यह भी अयादि संधि भी समझ में आ गया होगा कि अयादि संधि किस तरह से बनता है, ठीक है। तो आज आपका कुछ होमवर्क भी दे देते हैं आपको, आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि पावक में कौन सी संधि है और भवन में कौन सी संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, इसको आप इसके संधि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।